नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। इस समय एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर संसद में गर्मा गर्म बहस चल रही है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी गर्मा गर्म बहस हो रही है। एसआईआर को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं, उनकी तरफ से जो वकील वहां खड़े हैं वो लगातार ये तर्क दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से एसआईआर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, किस तरीके से ये तमाम नियमों और कानूनों को धता बताकर एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने शुरू किया है। अमलेंदु जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और अब सीधे बात करते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं कोर्ट रूम में क्या कुछ वहां पर चल रहा है। अमलेंदु जी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं, यहां हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इस समय वहां सुनवाई हो रही है और एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनको उनकी तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी दलीलें रखी हैं। लंच से पहले भी उस पर बात हुई है और अभी भी वो सुनवाई जारी है। क्या कुछ हो रहा है अमलेंदु जी? हाँ समीर जी, इस समय पीसी सेन जो हैं वो पश्चिम बंगाल की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। सीनियर एडवोकेट पीसी सेन हैं जी, और उन्होंने अपनी बहुत मजबूती के साथ बात रखी और पीसी सेन ने जो है लंच के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तब उन्होंने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश को इस प्रक्रिया से गुजारने का कोई तर्क नहीं है और आर्टिकल 324 के तहत जिस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि हमने पहले बताया है, वह पहले से मौजूद कानूनी स्कीम से मेल खानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सीरियल नंबर 3 पर कन्हैया लाल कुमार का जिक्र करना चाहूँगा, हमने इसे हाईलाइट किया है। यह याद रखना होगा कि हर नियम जो कानून या डेलीगेटेड कानून की नियम स्थिति तय करता है, उसमें कुछ अथॉरिटी या व्यक्ति ग्रे एरिया में होते हैं जो आचरण के नियमों के सोर्स हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें उसी समय किसी ऐसी अथॉरिटी या व्यक्ति के बराबर नहीं माना जा सकता जो कानून को सख्त मतलब में बना सके, जैसा कि न्यायशास्त्र में समझा जाता है। एक निर्देश का मतलब किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को जारी किया गया आदेश हो सकता है, जिसमें कानून की ताकत हो भी सकती है और नहीं भी। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों को समझा जाना चाहिए। फिर सेन ने कहा कि पहला, एक खास सामान्य सबऑर्डिनेट नियम बनाने की शक्ति के तहत नियम या आदेश जारी करना जो कानून के लेवल तक नहीं पहुंचता। दूसरा, ऐसे आसान आदेशों के जरिए विवादों का निपटारा करना। तीसरा, सौंपे गए कामों को पूरा करना। यही आर्टिकल 324 के तहत शक्ति का नेचर है। ये काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट यानी ROPI और संबंधित रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के तहत किए जाते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि कोई भी एक साथ आर्टिकल 24 और कानूनी शक्तियों दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। कृपया पॉइंट बी पर आइए, जहां मैंने बताया है कि एक बार जब आप सेक्शन 21(3) लागू करते हैं तो कानूनी व्यवस्था लागू हो जाती है। मैंने वहां उन फैसलों का हवाला दिया जिनका जिक्र पहले ही किया जा चुका है। इसे लागू करने के बाद कोई भी खुद को कानूनी बुनियाद से बाहर नहीं कर सकता। ये उन्होंने तर्क अभी तक दिए हैं सेन साहब ने जी। और इसको लेकर ये, चूंकि ये एसआईआर पहले बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई और वहां तो इसके जरिए चुनाव मतदाता सूची तैयार करके उसको पूरा भी कर लिया गया, चुनाव भी वहां पर हो गए। लेकिन उसके दौरान ही जब ये प्रक्रिया लंबित थी सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग ने 12 अन्य राज्यों में भी इसको एसआईआर कराने की घोषणा कर दी और वो एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। कहीं पूरी हो गई और 4 दिसंबर तक उसकी तारीख रखी थी, कुछ जगहों पर उसको बढ़ाया। लेकिन सवाल ये था, जो इसकी चुनौती दी गई थी एसआईआर को बिहार में भी और उसके बाद दूसरे राज्यों में भी, वो ये कहते हुए कि चुनाव आयोग को ये अधिकार है भी या नहीं है। इसको लेकर लंबी चौड़ी बहस अभी पिछली सुनवाई के दौरान हुई, जब अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखी थी, दलीलें दी थी कि किस तरह से आर्टिकल 327 के तहत जो अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, उस अधिकार को भी लेने की उसने कोशिश की है। एसआईआर के तहत जो नियम बनाए गए हैं और बाकी सारे जो उसमें शर्तें लगाई गई हैं, ये इस पर अभी सुनवाई हो रही है। और अमलेंदु जी, आज सुप्रीम संसद में भी, लोकसभा में भी एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों में 10-10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विशेष चर्चा हो रही है और आज जबरदस्त तरीके से मनीष तिवारी ने, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर जो दलीलें दी, वो भी यही कह रहे हैं कि असंवैधानिक रूप से जो संविधान ने अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिए हैं, उसको भी करने की वो कोशिश कर रहा है और एसआईआर पूरी तरीके से ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यानी दोनों ही जगहों पर, सुप्रीम कोर्ट में भी, न्यायपालिका में भी और विधायिका में भी इस समय एसआईआर के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। और यहां भी जो तर्क दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब ये सुनवाई चल रही है, तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से
ये चुनाव अधिकार आयोग के पास ये अधिकार नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग उसको कराने पर अड़ा है। और इसमें तो ये जो बीएलओस की जान जाने की भी खबरें हैं अमलेंदु जी, पिछली सुनवाइयों में भी और आज भी उस पर लगातार चर्चा हो रही है। और संसद में भी, लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा कि वो मुद्दा उठा कि कैसे बीएलओस के ऊपर किस तरह से जबरन दबाव डाला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। हाँ बिल्कुल समझिए, बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये मसला उठा और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और केंद्र सरकार और चुनाव को नोटिस भी इशू किए हैं इस पर। तो अब खैर नोटिस के जवाब आएंगे, लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है वो दबाव एक काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश में बंगाल से 2.5 गुना ज़्यादा मौतें बीएलओस की हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं, केरल में हो चुकी हैं, राजस्थान में हो चुकी हैं। तो कई राज्यों में ये हो चुकी हैं और ये साफ तौर पर देखा जा रहा। और आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव कहता है कि उसको ये कुछ जानकारी पता ही नहीं। जी तो हाँ। ये है, तो ये समीर जी है। अब एडवोकेट निजाम पाशा जो हैं उन्होंने अपना तर्क रखना शुरू किया समीर जी। और एडवोकेट निजाम पाशा जो हैं वो भी जो उनका कहना है कि क्या चुनाव आयोग उन फैसलों पर भरोसा कर सकता है जिनमें कहा गया है कि सिविल कोड को नागरिकता तय करने का अधिकार है। फिर उन्होंने नागरिकता अधिनियम का हवाला दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार की शक्तियों के बराबर शक्तियों का दावा कर सकता है। यानी यहाँ समिति शक्तियों के पृथक्करण की बात जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में है कि आप ना तो सरकार की शक्तियों का अपहरण कर सकते हैं, ना आप संसद की शक्तियों का अपहरण कर सकते हैं। चुनाव आयोग को संविधान ने जो शक्तियां दी हैं आप उन्हीं शक्तियों के तहत काम करते हैं। और नियम बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और जैसा कि सुबह जस्टिस जो है मल्ल्या बागची ने स्पष्ट किया कि ये मौलिक अधिकारों में आता है, मताधिकार जो है मौलिक अधिकारों में आता है। तो इसलिए इस तरीके से ये छीना नहीं जा सकता। यही तर्क जो है एडवोकेट निजाम पाशा जो है वो भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कि चुनाव आयोग का काम, वो संवैधानिक संस्था वो इसलिए बनाई गई है कि वो चुनावी प्रक्रियाओं को संचालित करे। उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है कि चुनाव से संबंधित वो कानून बनाए। चुनाव से संबंधित अगर कोई भी कानून बनाना होगा तो आर्टिकल 327 में स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है कि वो कानून संसद में ही बनेगा। कानून बनाने का काम यानी विधायिका के ही पास है, वो किसी दूसरी संवैधानिक संस्था के पास नहीं है। तो ये इसी मुद्दे पर ये बहस हो रही है। अब यही देखना है कि जो एसआईआर के तहत जो नियम बनाए गए अमलेंदु जी, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि उसने ये वो नियम बनाए हैं जो वास्तव में संसद में बनने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल समीर जी, अब देखना ही होगा सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आज तो एक बहुत जबरदस्त टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत ने कर दी। जब उत्तर प्रदेश के लिए एसआईआर का मामला उठाया गया तो उनका कि ये थोड़ा हो गया है भाई, सोमवार को कोई राज्य चला आता है, मंगलवार को कोई राज्य चला आता है, बुधवार को कोई राज्य चला आता है। जी अरे भाई चले ही आएंगे, सुप्रीम कोर्ट बना किस लिए? हाँ और क्या, जिनको भी दिक्कत होगी सुप्रीम कोर्ट आएगा, वरना आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, कह दीजिए नहीं सुनेंगे किसी को। चुनाव आयोग सीधे सीधे वो संसद को और सुप्रीम कोर्ट को धता बता रहा है, संसद की शक्तियां अपने पास ले रहा है। और आप कह रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई चला रहा है। हर दिन कोई ना कोई तो बनी किस लिए सुप्रीम कोर्ट भाई? संविधान ने और किस लिए बनाया क्या सुप्रीम कोर्ट को कि कोई ना कोई चलाता? अरे जाएंगे भाई, देश की संसद है, आम नागरिक भी जाएगा। और आप चूंकि चीफ जस्टिस हैं, आप जस्टिस हैं, तो आपका काम है न्याय देना, कोई एहसान नहीं है जी। तो ये अजीब टिप्पणियां आने लगी हैं, मतलब ये नए तरीके की टिप्पणियां जो है। और ये देखिए कि हाई कोर्ट्स की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखाता है, आलोचना करता है, और खुद उसकी टिप्पणियां इस तरह की होती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको कौन सिखाएगा। और चीफ जस्टिस की ही अगर ये टिप्पणियां रहेंगी, खैर यहाँ पर जाहिर तौर पर अगर किसी को भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, और ये तो बहुत बड़े संवैधानिक संकट का मामला है अमलेंदु जी, ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। जो एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं गई हैं या राज्यों की तरफ से भी जो आ रही हैं, वो जो उन 12 राज्यों की ओर से, तो इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं कि कैसे पूरी के पूरे सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, यही आरोप लग रहे हैं। और इसी वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। लेकिन सुनवाई होती रही, सुनवाई के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में तो अपना काम पूरा कर लिया। उसका फायदा क्या हुआ? चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट यह भी नहीं कह सका कि आप अभी इंतजार कीजिए। वो मामला लंबित होने के कारण, आमतौर पर कोई मामला लंबित होता है तो उसमें कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन चुनाव आयोग न सिर्फ आगे बढ़ा बल्कि उसने मतदाता सूची भी तैयार कर ली, चुनाव की घोषणा भी कर दी, चुनाव भी करा लिए, परिणाम भी आ गए, और वो मामला
अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, उसी पर सुनवाई हो रही है कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है भी या नहीं। कितनी हैरानी की बात है। हाँ बिल्कुल समझिए, इसी पे सुनवाई हो रही है कि भाई चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है भी कि नहीं है, संविधान ने उसको ये शक्तियां प्रदान की हैं या नहीं की हैं। और मूल बहस इसी पर थी, मूल मुकदमा इसी पर था, लेकिन उससे 4 महीना 5 महीना तो लग गया इसी में कि आधार कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, उस पर तो बहस हो ही नहीं पाई। उस पर बहस तो तब शुरू हुई जब बिहार का चुनाव हो गया। तो बिहार के चुनाव के बाद अब इस पर बात हो रही है। तो अभी भी कई राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है। और आज मनीष तिवारी ने भी संसद में जिस तरीके से लोकसभा में बात रखी समीर जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई जो कानून कहता है वो कानून ये कहता है कि आप एसआईआर करा सकते हैं, आपकी एसआईआर कराने की उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन आप पूरे देश में एक साथ करा लें या पूरे राज्य में आप एक साथ करा लें, ये अधिकार आपको नहीं है। जी हाँ, आप किसी क्षेत्र विशेष में विशेष परिस्थितियों में एसआईआर करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कारण बताना होगा कि आप उस क्षेत्र विशेष में एसआईआर क्यों करा रहे हैं। जी हाँ, एसआईआर आप एक क्षेत्र विशेष में करा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बताना होगा कारण। ऐसा नहीं है कि आपको एसआईआर जो है आप पूरे देश भर में करा लें या पूरे राज्य भर में करा लें, ये अधिकार आपको नहीं है। तो ये सारी बातें जो है ये है, और यही मामला पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में समीर। बिल्कुल, और इसको ये बताने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को कि कैसे चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, उन शक्तियों को हथियाने की कोशिश की है जो शक्तियां संसद को मिली हुई हैं। सीधे तौर पर कोई भी कानून बनता है, किसी भी चीज़ से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल विधायिका को है। राज्यों से संबंधित विधानसभाओं में बनते हैं, और जो देश से संबंधित होते हैं वो बनते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, और चुनाव का संबंध उसी से है। तो यहाँ एसआईआर के जरिए जिस तरीके से नियम खुद तय कर लिए चुनाव आयोग ने, और एसआईआर उसको पूरे देश में कराने की उसने व्यवस्था, कितने डंके की चोट पर दावे के साथ कहता रहा अमलेंदु जी चुनाव आयोग की वो पूरे देश में कराएगा। हाँ। यहाँ मामला केवल बिहार का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पूरे देश में कराएंगे। और एक भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की उन बयानों को लेकर कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। और यहां तक कि उसने हलफनामा देकर कहा कि, और ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जिसमें दखल ना दे। हाँ, ये अधिकार हमारे पास है, इसको तो कोई दखल ना दे। और अभी एडवोकेट निजाम पाशा जो है उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव आयोग जो है वो कह रहा है कि साहब उसको ये नागरिकता कानून के तहत उसके पास ये पावर है कि वो आम जनता पर नागरिकता साबित करने का बोझ डाल सके, जबकि ये नागरिक पर बोझ नहीं डाला जा सकता, ये राज्य को तय करना है। ये राज्य साबित करेगा कि नागरिक है कि नहीं है। और यही बात आई सुबह भी इसी सुनवाई के दौरान। और उसी समय जो था वो जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने कहा कि भाई ये जो है मतदान का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है। ये उस समय आई समीर। बिल्कुल, और इसमें किसी तरह का बदलाव अगर करना होगा, नियम कानून में कोई बदलाव करना होगा, तो वो बदलाव होगा संसद में। यानी मताधिकार, कैसे कोई किसी को मताधिकार मिलेगा, कैसे कोई वोटर लिस्ट में शामिल होगा, कैसे उसको हटाया जाएगा, ये सारी चीजें। और चूंकि वोटर लिस्ट में नाम आने का हर व्यक्ति को, जो देश का नागरिक है, उसको मताधिकार मिलना चाहिए। ये मताधिकार देने का काम जो है वो सरकार का है, चुनाव आयोग यही करता है। लेकिन उससे हटाने के लिए उसको बाकायदा बताना पड़ेगा कि आपको क्यों हटाया जा रहा है। यहाँ बिहार में 65 लाख लोगों को हटा दिया गया, किसी को बताया ही नहीं गया कि हम आपको क्यों हटा रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया की दूसरी बात ये कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। और जो व्यक्ति अगर इसमें मतदाता सूची में शामिल है, तो निश्चित तौर पर वो इस देश का नागरिक होगा, तभी वो उसमें शामिल है। और चुनाव आयोग ने उसको एक झटके में, बिहार की बात हम कर रहे हैं, 65 लाख लोगों को हटा दिया बिना बताए हुए। यानी वही ये तय कर रहा है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं है। अमलेंदु जी, क्योंकि कई सारे ऐसे ही लोग थे, हालांकि एक भी नाम बताया नहीं कि कौन घुसपैठिया है, कौन विदेशी है, लेकिन आप बिना किसी को बताए इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटा दे रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में भी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बताया जा रहा है कि 3 करोड़ के करीब फॉर्म, जो एनुमरेशन फॉर्म है, वो वापस ही नहीं आए। हाँ, अभी वापस ही नहीं आए इम्यूनेशन फॉर्म। और दूसरा इम्यूनेशन फॉर्म जो आपने तैयार किया, उस इम्यूनेशन फॉर्म को आपने कहाँ से पास कराया? जी हाँ, संसद के किस सदन से पास हुआ? हाँ, उसका फॉर्मेट आपने तय कर दिया। फॉर्म 6 हो, चाहे फॉर्म 7 हो, चाहे फॉर्म 8 हो, सारे फॉर्म जो है वो संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं, उसके तहत वो हैं। चुनाव आयोग आपने नहीं बनाए हैं वो। तो ये आपने इम्यूनेशन फॉर्म का ये आपने कानून कैसे बना लिया? ये किस शक्ति के तहत बना लिया? यहाँ आपने इसका मतलब संसद की शक्तियों का अपहरण किया।
तो ये मसला जो है समीर जी, ये चुनाव आयोग में पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल, और ये तर्क, यही बातें कही जा रही हैं, और दोनों जजेस के सामने जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, और पिछली सुनवाई में देखा था कि किस तरह से जब ये 300 आर्टिकल 327 का जिक्र किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, अमलेंदु जी, उसके बाद काफी देर तक दोनों जजेस उस मुद्दे पर बातचीत करते रहे और उसको लेकर कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो तर्क उन्होंने रखे थे, और उसको बताया उन्होंने कि कैसे सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग जो है वो पार्लियामेंट की जो चीज़ें, जो ताकत, यानी जो काम, जो अधिकार दिए गए हैं संसद को, उन अधिकारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, और एन्यूमरेशन फॉर्म का फॉर्मेट तय करना हो, SIR करना हो, ये अधिकार उसके पास नहीं है, यही बताने की कोशिश की। और लगातार बहुत सारे पॉइंट्स उसी में आ रहे हैं, और सवाल जवाब भी हो रहा है, जजेस भी कई सवाल उसमें पूछ रहे हैं, उनका भी जवाब इसमें दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उनका जवाब दिया जा रहा है, और जजेस ने काफ़ी सवाल किया। आज तो खासतौर से जस्टिस जयमाल्या बागची ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए, और उन महत्वपूर्ण सवालों के समीर जी जवाब भी आए, और जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण आए। दोनों ही बातें हैं, मतलब सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण थे और जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और एक बात स्पष्ट हुई, वो जस्टिस जयमाल्या बागची की टिप्पणी से ही स्पष्ट हुई कि मतदान का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में शामिल है, और समीर जी, मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी सरकार, कोई भी आयोग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, यहां तक कि इमरजेंसी भी अगर लग जाती है तब भी इन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। और जस्टिस सूर्यकांत जो इस समय CJI हैं, उन्होंने हाल ही में समीर जी एक कार्यक्रम में बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो केशवानंद भारती मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि किसी भी स्थिति में संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता, और मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के मूल ढांचे में शामिल हैं। तो यानी संविधान संशोधन के जरिए भी मौलिक अधिकारों को नहीं बदला जा सकता। ये बात एक तरीके से स्पष्ट, और ये बात किसी और ने नहीं, हाल ही में एक कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत ने ही कही। तो यानी 2-3 चीजें समीर जी इस मुकदमे के दौरान स्पष्ट होती चली जा रही हैं कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है, अब वो फैसला कुछ भी आए सुप्रीम कोर्ट का, वो एक अलग मसला है, लेकिन जो चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं वो साफ तौर पर स्पष्ट होती जा रही हैं कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का जो है वो अतिक्रमण कर रहा है और संसद की शक्तियों का अपहरण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवोकेट निजाम पाशा जो समीर जी, वो अब अपनी आगे बात रख रहे हैं जी। और निजाम पाशा ने कहा भी कि क्या चुनाव आयोग को इतना अधिकार है कि वो सरकार के पैरेलल उसके पास ताकत है। भाई, सरकार जो है एग्जीक्यूट करती है, जो संसद में नियम बनता है, कानून बनता है, उसको लागू कराती है। क्या चुनाव आयोग के पास भी इतनी पावर है क्या? यानी वो उसके समानांतर, और चुनाव आयोग तो यहाँ संसद की ही शक्तियों को लेने पर तुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुला हुआ है। और एडवोकेट निजाम पाशा ने फिर अपनी आगे बात रखी, उन्होंने कहा कि जो 2003 की वोटर लिस्ट का कानून में कोई अस्तित्व आधार नहीं, चूंकि जो SIR में किया गया कि जो आपका 2003 की SR थी उसमें अगर आपका नाम है तो उसमें आप देखिए कहा गया, तो उनका ये एक मनमाना वर्गीकरण है, खासकर नियमों में दी गई वोटर लिस्ट की परिभाषा के कारण। वोटर लिस्ट की परिभाषा कहती है कि सबसे हाल ही में तैयार की गई वोटर लिस्ट की उन 1960 के नियमों के उद्देश्यों के लिए वोटर लिस्ट है। यही नियम है मिलॉर्ड, और कानून में सिर्फ यही वोटर लिस्ट है। 2003 की लिस्ट या 1986 की लिस्ट या 1975 की लिस्ट या किसी भी मनमाने ढंग से चुने गए साल की लिस्ट का कानून में कोई अस्तित्व नहीं है। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से किसी भी लिस्ट को मनमाने ढंग से चुनकर यह नहीं कह सकता कि आपको इस लिस्ट पर वापस जाना होगा। 2003 को चुनने का बताया गया कारण यह था कि यह गहन प्रक्रिया का नतीजा था। तर्क यह था कि उसके बाद कोई गहन प्रक्रिया नहीं की गई। इसके लिए मिलॉर्ड, हमने पहले ही बताया था कि कोई भी प्रक्रिया हर नागरिक के लिए कम या ज्यादा गहन नहीं होती। और फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर मैं 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल हुआ हूं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक संविधान संक्षिप्त संशोधन था, इसलिए मुझे बिना जांच पड़ताल के ही शामिल कर लिया गया। संक्षिप्त और गहन संशोधन के बीच यह अंतर नहीं है। कोई भी प्रक्रिया हर वोटर पर समान रूप से गहन होती है, क्योंकि गहन संशोधन और संक्षिप्त संशोधन दोनों के लिए हर वोटर पर जांच के वही नियम लागू होते हैं। गहनता पूरे राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर होती है, ना कि किसी एक एंट्री के स्तर पर। इसलिए सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में बात की किसी प्रक्रिया या संक्षिप्त संशोधन के तहत शामिल किया गया था, इसका मतलब यह नहीं कि नियमों के तहत मेरी जांच
कम हुई थी। जी ये एडवोकेट निजाम पाशा ने अभी अपने तर्क जी बिल्कुल, ये वो अपने सारे लॉजिक रख रहे हैं कि किस तरीके से ये एसआईआर की प्रक्रिया ये संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार नहीं है, और चुनाव आयोग ने किस तरह से जबरन जो दूसरी संस्थाएं हैं, खास तौर पर जो संसद है, उसकी शक्तियों को लेने की ये कोशिश की है। और एसआईआर कराना जिस तरीके से उसने कराया है, चाहे बिहार में या 12 अन्य राज्यों में जो घोषणा की है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। उसी चीज़ को, अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लेंदू जी की कैसे ये सारी चीज़ें जो ये बात कह रहे हैं उसका विस्तार से वो बता रहे हैं जजेस को कानूनी भाषा में, संवैधानिक तरीके से, कि कैसे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक एक बिंदु की जो पड़ताल है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होनी है, कानून के हिसाब से, जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके हिसाब से। और ना तो जनप्रतिनिधित्व कानून में किसी तरह के बदलाव का अधिकार कोई है चुनाव आयोग के पास, और न ही संवैधानिक तौर पर जो संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं उनका अतिक्रमण करने का अधिकार है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस समय दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ने ये दोनों ही काम किए हैं। एक तो उसने संविधान के दायरे से हटकर काम किया है, और दूसरे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसको, वो अगर उसमें कोई बदलाव होना है तो जाहिर सी बात है वो संसद में होगा, उसमें चुनाव आयोग ने खुद ही बदलाव कर दिए हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म या जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं एसआईआर में, उनके जरिए। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये जो फॉर्म जो आपने किए और पूरी प्रक्रिया जो है जी, ये पूरी प्रक्रिया और ये फॉर्म जो है ये आपने संसद की शक्तियों का अपहरण किया चुनाव आयोग ने। ये याचिकाकर्ताओं के साफ तौर पर तर्क हैं, और संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 327 तक जो है वो सब जेरे बहस हैं, और सबके मामले आए हैं कि 324 के तहत इसको चुनाव आयोग को क्या शक्तियां हैं, और 327 के तहत संसद को क्या शक्तियां हैं। दोनों की शक्तियों का पृथक्करण है, दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं। चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराने वाली संस्था है, संसद द्वारा नियम कानून के जरिए आप चुनाव कराएंगे, तो लेकिन आपने कानून खुद बना लिया, यहीं पर आकर सारी समस्या खड़ी होती है। जी बिल्कुल, तर्क दिए जा रहे हैं, और यही चुनाव आयोग फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस बिंदु पर। और जिस तरीके से ये सीधे दिखाई पड़ रहा है कि उसने ये बिना किसी के परामर्श के, बिना किसी सलाह के सीधे सीधे अपना नियम बदल दिया। कैसे वो करना है ये सारा कुछ बैठकर चुनाव आयोग में तय हो गया। और अब तो बहुत सारी खबरें ये भी आई रिपोर्ट्स में अमलेंदु जी कि ये वहाँ चुनाव आयोग में भी ऐसा नहीं है कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर तय किया हो, वहाँ भी गहरे मतभेद रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं उनके बीच, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की खबरें आई थी एसआईआर को लेकर ही। बिल्कुल एसआईआर को लेकर खबरें आई थी, और समीर जी इसकी कोई एसआईआर कराने की फॉर्मल बैठक नहीं हुई तीनों चुनाव आयुक्तों की। जी, व्हाट्सएप के ऊपर संदेश गए, व्हाट्सएप के ऊपर ही सैंक्शन हो गया, और व्हाट्सएप पर ही आदेश जारी हो गया। और आदेश जारी हुआ तो आधा वाक्य जो उस आदेश में आया, सेमी कॉलम के बाद वो वाक्य गायब था, और आज तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई स्पष्टीकरण दिया कि ये आधा वाक्य क्यों आया है। जी, और ये खबर बाहर आ गई कि व्हाट्सएप पे सब कुछ हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा ये खबर प्रकाशित कर दी कि ये किस तरीके से इन्होंने व्हाट्सएप पे ही इसको स्वीकृत कर लिया, और चुनाव आयोग ने उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये भी बात सुप्रीम कोर्ट में आनी चाहिए कि भाई ये इन्होंने तो इस प्रक्रिया का भी जो है वो एक तरीके से कहा जाए समीर जी उल्लंघन किया है, ये साफ तौर पर आना चाहिए। अब जो है समीर जी एक एडवोकेट शाहरुख आलम हैं, वो अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, और एडवोकेट शाहरुख आलम है, उन्होंने जो कहा है कि हम सेक्शन 21C जो है उसमें जिस तरह से वे ठीक समझे इस एक्सप्रेशन को कैसे पढ़ें, जिस तरह से वे ठीक समझे वो कितना व्यापक कर दिया जाना चाहिए, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा मी लॉर्ड। उन्होंने कहा कि मी लॉर्ड सेक्शन 21 में दोनों सब सेक्शन 21(1) और 21(2) में निर्धारित तरीके शब्द बार बार आता है। सेक्शन 21(1) कहता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची निर्धारित तरीके से की जाएगी। इसी तरह सेक्शन 21(2) में निर्धारित तरीके वाक्यांश का कई बार इस्तेमाल किया गया है।
निर्धारित तरीका खुद नियमों में इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स के नियम 25(2) में मिलता है। यह प्रासंगिक है क्योंकि नियम 25(2) एक निर्धारित तरीका नहीं बताता है। इसमें कहा गया है कि हर निर्वाचन क्षेत्र की सूची को सेक्शन 21 के सब सेक्शन 2 के तहत या तो गहन रूप से या संक्षेप में या आंशिक रूप से गहन और आंशिक रूप में संशोधित किया जाएगा। हर निर्वाचन क्षेत्र की सूची कहा है जी। तो निर्धारित तरीके का कोई एक तरीका नहीं है, 4 विकल्प हैं और चुनाव आयोग उन विकल्पों में से कोई भी चुनने के लिए स्वतंत्र है। ये लगता है कि शायद AIADMK की तरफ से होंगे ये, ऐसा लगता है उनका। कि इसलिए मेरा निवेदन है कि सेक्शन 21(3) में इस तरह एक्सप्रेशन नियम 25(2) में दिए गए विकल्पों में से एक को संदर्भित करता है, क्योंकि यह कोई निर्धारित तरीका नहीं है। यह 4 में से एक है। आयोग उन 4 में से एक ऐसा तरीका चुनता है जिसे वह उचित समझता है। इस मामले में उन्होंने गहन संशोधन चुना है। एक बार जब उन्होंने जानबूझकर इसे चुन लिया है तो मेरा निवेदन है कि वे 25(2) के तहत है, क्योंकि यही चुनाव किया गया है। अवैध अप्रवासी कोई संबद्ध शब्द नहीं है, यह एक स्थिति है और यह जांच के बाद उन्हें मिल सकती है, चाहे पूछताछ वाली स्थिति हो या विरोधी। जी, तो ये कि उन्होंने शायद क्या हो सकता है कि AIADMK का पक्ष रखा हो और वहाँ पर, लेकिन ये कि राज्यों की तरफ से इसमें एक ये भी बताना ज़रूरी होगा कि एक तो जो मामला है मुख्य रूप से जब बिहार में SIR को लेकर, यानी उसी में इसकी जो संवैधानिकता को चुनौती दी गई है कि क्या इसको संवैधानिक रूप से ये अधिकार प्राप्त है चुनाव आयोग को SIR कराने का। इसके अलावा 12 जब राज्यों में भी वहाँ पर घोषणा कर दी गई तो उन राज्यों की ओर से भी याचिकाएं दायर की गई हैं और उन सब पर एक साथ ही सुनवाई हो रही है। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, उस पर ही एक तरीके से एक साथ सुनवाई हो रही है और मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है ये उस पर बहस चल रही है जी। राज्यों की अलग अलग बहस चल रही है और आज जो था असम का मसला भी आया SIR का, आज बंगाल का मसला भी आया, केरल का भी आया, तमिलनाडु का भी आया, उत्तर प्रदेश का भी आया, सारे मसले चले। लेकिन जो असली बहस है वो इस पर हो रही है और इस पर साफ कह दिया था CJI जो है जस्टिस सूर्यकांत, उस समय CJI नहीं थे वो, और इस बेंच को लीड कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि बिहार के मामले में जो भी आदेश आएगा वो पूरे देश भर में SIR पर लागू होगा। जी हाँ। तो यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर जब इसकी बहस हो रही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है पूरी, अगर ये बिहार में नहीं है तो फिर ये कहीं नहीं है, बिल्कुल, और बिहार में है तो सब जगह है। इसका मतलब ये स्पष्ट है। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि अगर संवैधानिक रूप से उसको अधिकार ही नहीं है तो ये केवल बिहार पे थोड़ी लागू होगा, वो तो पूरे देश में लागू होगा SIR को लेकर, और इसी पर ये बहस हो रही है। और असम का जो जिक्र किया आपने अमलेंदु जी, वहां पर चुनाव आयोग SIR नहीं करा रहा है। अब उसको लेकर भी याचिका दायर हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और उस पर यह पूछा है कि भाई वहां पर इतनी जो आप आराम से क्यों कराना चाहते हैं, दूसरी जगहों पर आप SIR क्यों कराना चाहते हैं, वहां केवल स्पेशल रिवीजन क्यों कराना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए, यही आया कि भाई वहां आप स्पेशल रिवीजन क्यों कराना चाहते हैं और वहां आप इम्यूनेशन फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं। जी हाँ, भाई वहां इम्यूनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरा जा रहा है और 2003 में इम्यूनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरा गया था। जी, दोनों बातें समीर जी। भाई 2003 का जिस आप SR का हवाला दे रहे हैं उसमें भी इम्यूनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरा गया था और उसकी नियमावली कहाँ है 2003 की, वो आपके पास नहीं है कि वो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ऐसे दस्तावेज गायब हो जाते हैं। कल को सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा कि साहब सन 60 में हमने अगर कोई फैसला दिया था तो उसकी हमारे पास दस्तावेज नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक संवैधानिक संस्था ये कैसे कह सकती है कि साहब 2003 का आदेश जो उसी का आदेश था वो नहीं है। जी, ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल, और आपके पास नहीं था तो ये गलती आपकी है और उसकी वजह से आप यहाँ पर एक पूरा नियम अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं। मुख्य बात यह है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आप मतदाता सूची को रिव्यू कर सकते हैं, मतदाता सूची में नाम जोड़ना घटाना ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ की एक प्रक्रिया है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात हो रही है उसमें भी कि मतदाता सूची में कैसे नाम शामिल होगा और कैसे किसी के नाम हटाए जाएंगे। नाम हटाने के लिए बाकायदा जिस भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है उसको नोटिस दिया जाएगा, फिर उनका जवाब लिया जाएगा और तब अगर उसका लगता है कि सक्षम अधिकारियों को कि नहीं इनका जवाब उसके अकॉर्डिंग नहीं है, नियमों के अकॉर्डिंग, तब फिर उनको मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि SIR आपने कर लिया और जिसका मन हुआ है आपने उनका नाम शामिल कर लिया, जिनकी मर्जी हुई आपने उनका नाम उठाकर बाहर कर दिया। और एक एक विधानसभाओं में अगर बिहार की बात करें अमलेंदु जी, हजारों की संख्या में वहां से नाम गायब किए गए। जो गायब करने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आरोप लगे हैं वहां पर कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर उन जगहों पर मतदाताओं के नाम गायब किए हैं
जहां उसको ये लगा कि ये बीजेपी को वोट डालने वाले नहीं है। इस तरह से यानी उनको बाकायदा टारगेटेड वे में ये सारे काम हुए हैं, ये आरोप लगे हैं और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी जा रही हैं। बिल्कुल समीर जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी जा रही हैं। अब एक एडवोकेट फौजिया शकील जो हैं वो खड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि मैं इस SIR एक्सरसाइज को करने के प्रोसेस और तरीके पर बात कर रही हूँ। हम अभी स्टेज 2 पर हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के आदेश को गलत इरादे और मनमाने तरीके से पावर का इस्तेमाल करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो बात यह है कि SIR अपने मौजूदा फॉर्मेट में एक जल्दबाजी में की गई एक्सरसाइज है। टाइमलाइन बहुत छोटी है, खासकर चुनाव वाले साल में, और यह चुनाव आयोग के पारदर्शिता के प्रति विरोध के साथ मिलकर पहली नज़र में गलत इरादे और मनमाने तरीके से पावर का इस्तेमाल दिखाता है। गलत इरादे से पावर के इस्तेमाल पर मेरे पास तर्क के 2 हिस्से हैं। पहला है जल्दबाजी और दूसरा है आयोग का अपना बर्ताव। जी, ये तर्क दिया है एडवोकेट फौजिया शकील ने। बिल्कुल, यहाँ के मनमाने तरीके से कराया गया है। और शुरू में तो यही बिहार की खास तौर से बात करें, जब वहाँ बिहार में चुनाव आयोग को अचानक लगा कि उसको अब यहाँ पर SIR कराना चाहिए, और यही कहा गया कि ना तो किसी से पूछा, ना ही किसी से कोई सलाह ली, राजनीतिक दलों से को कॉन्फिडेंस में लेने की भी कोशिश नहीं की। एक आदेश जारी किया चुनाव आयोग ने और अगले दिन से वो SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसको लेकर तो ये इतनी हड़बड़ी में, और यहाँ भी जो 12 राज्य है वहाँ भी जो चुनाव आयोग हड़बड़ी दिखा रहा है, उसको लेकर भी हैरानी जताई जा रही है। और अमलेंदु जी, जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर कि वो बीजेपी के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, इन्हीं सारी वजहों से वो आरोप पुख्ता साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आप किस हड़बड़ी में हैं? जहां 3 साल बाद चुनाव होने हैं वहां भी आप अभी क्यों SIR करा रहे हैं? क्या ऐसी जल्दबाजी है? मान लीजिए जहां पर अगर चुनाव आने वाले कुछ दिनों में होने हैं, 4-6 महीनों में, वहां तो बात समझ में आती है। लेकिन और दूसरी, ये शॉर्ट टर्म प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें समय लगता है। और पिछली बार भी जब 2003 में हुई थी तब 2 साल लगे थे। 2 साल लगे थे, हाँ। और यहाँ आप 1 महीने के भीतर उसको पूरा कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। दबाव केवल जल्दी जल्दी काम करने के नहीं है, दबाव उनके ऊपर कुछ खास लोगों के, खास समुदाय के लोगों के नाम डिलीट करने के भी लगाए जा रहे हैं। ऐसा उन BLOs ने, उनके परिवारों ने खुद शिकायत की है। कई BLOs जो है ये दबाव झेल नहीं पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दबाव नहीं झेल पाए हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली है। और अब तक जो आरोप है वो ये कि 40 से ज़्यादा BLOs की जान जो है वो जा चुकी है। ये समीर जी अभी तक आरोप हैं, और ये साफ तौर पर है कि भाई चुनाव आयोग जो कर रहा है उसको ये करने का अधिकार ही नहीं है। और यही जो है वो इसके रहते सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ, और इसी पर बहस हो रही है कि चुनाव आयोग को SIR कराने की संवैधानिक शक्तियां हासिल नहीं है। जी बिल्कुल। और फौजिया शकील ने फिर कुछ और भी बातें रखी है शायद अमलेंदु जी। हाँ, मैं अभी देखता हूँ कि फौजिया शकील आगे और क्या बात रख रही हैं। और फौजिया शकील जो है उन्होंने विस्तार के साथ अपनी बात रखी थी, और अभी वो ये कह रही हैं कि भाई जो उनका जो कहना है ख़ास तौर से फौजिया शकील का, वो यही कहना है समीर जी कि भाई जो जल्दबाजी में एक तो इसको कराया गया है, और दूसरा जो चुनाव आयोग का बर्ताव है वो बर्ताव जो है वो ठीक नहीं है। ये उनका कहना है फौजिया शकील का, कि बर्ताव उनका जो है वो एकदम बिल्कुल, वो भी एक अलोकतांत्रिक है। आप विपक्ष के नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी शिकायतें नहीं सुन रहे हैं, वो जो आपको तमाम दस्तावेज दे रहे हैं आप उनको नहीं सही बता रहे हैं, और दूसरी ओर उनको आप सीधे डिफेम कर रहे हैं कि ये सारी खबरें, आपकी सारी सूचनाएं, सारे आरोप आपके फेक हैं, फर्जी हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये बर्ताव चुनाव आयोग का विपक्ष के नेताओं के साथ है। जाहिर सी बात है कि इसको भी कहीं से भी इस बर्ताव को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं है। वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए उसको बनाया गया है। संविधान में एक महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण इसीलिए किया गया है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि किसी एक पार्टी की सरकार ना हो, देश की जनता जिसको चुनना चाहती हो उसी को चुने। अगर ऐसे मनमाने तरीके से मतदाता सूची बनी अपने हिसाब से, और दूसरे पक्ष के लोगों को जिनको आप जान रहे हैं कि वो आपको वोट नहीं देंगे, उनका नाम चुनाव आयोग से कहकर डिलीट करवा दिया जाए, तो फिर कहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। इसीलिए तो बिहार में चुनाव को लेकर बात हो रही है। उन्होंने अभी CPI के किस विधायक ने कहा, अमलेंदु जी, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इसका जो जीत का श्रेय है, NDA की जीत का, वो तो देना चाहिए
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। संदीप सौरभ जो है वो सदन के भीतर उन्होंने ये बात कहा, बिहार में सदन के भीतर कहा, भाकपा माले के वो विधायक हैं, उन्होंने कहा साफ तौर पे जी। और एडवोकेट जो फौजिया शकील हैं उन्होंने आगे भी बात रखना शुरू की है समीर जी, और एडवोकेट फौजिया शकील जो है वो विस्तार के साथ अपनी बात आगे रख रही हैं, और उनका जो है फौजिया शकील जो हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव आयोग जो है किस तरीके से अपनी लिमिट जो मतलब हदों को पार कर रहा है, और उनका ये कहना है कि भाई कमीशन ने इतनी जल्दबाजी में एक बड़ा काम किया जिसका वोटर के वोट देने के अधिकार पर गंभीर असर पड़ेगा, खासकर चुनाव वाले साल में। और उनका कि हम पहले ही चुनाव वाले साल में हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में पहली नजर में दिखाता है कि चुनाव आयोग का आदेश गलत तरीके से दिया गया है। उनका कि यह तय कानून है कि जब कोई अथॉरिटी जल्दबाजी में काम करती है तो यह माना जाएगा कि उसने गलत इरादे से काम किया है। मैं इस बात को यहीं छोड़ रही हूं। गलत इरादे से पावर के इस्तेमाल पर मेरी दलील का दूसरा हिस्सा चुनाव आयोग का रियल रवैया है। उनका कि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि बिहार एसआईआर में असल में क्या हुआ और एसआईआर का बिहार के वोटों पर क्या असर पड़ा है। मीलॉर्ड आखिर में एनेक्सर ए देखिए जो मेरे नोट के साथ लगा हुआ है, इसमें एक टेबल है जिसमें वह जानकारी दिखाई गई है जो मांगी गई थी, और चुनाव आयोग ने क्या दिया या नहीं इस कोर्ट ने खास तौर पर नोटिस जारी किया और चुनाव आयोग को इस आईए का जवाब देने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, जिसमें हमने पूछा था कि 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए, उनमें से कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में वापस जोड़े गए। माय लॉर्ड दूसरा कॉलम देखिए, देखेंगे नहीं दिया गया या कोई भी जानकारी नहीं दी गई जी। जो मांगी गई जानकारियां और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो कोई भी जानकारी नहीं दी गई, और अगले पेज पर भी माय लॉर्ड ये नहीं दिया गया। माय लॉर्ड मैं खुद से पूछती हूं कि ये पारदर्शिता क्यों नहीं है। चुनाव आयोग आखिर एक संवैधानिक अथॉरिटी है, यह देश के लोगों इस माननीय कोर्ट के प्रति जवाबदेही है। तो मेरी दलील मिलॉर्ड यह है कि यह कॉम पावर का सही इस्तेमाल नहीं है जो चुनाव आयोग कर रहा है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को जो जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहा है उसके पास वो उस तरह से उसको नहीं करना चाहिए विपक्ष के साथ, और दूसरी ओर उसको ये भी नहीं करना चाहिए कि कैसे वो संसद की शक्तियों को लेने की कोशिश कर रहा है, खुद से कानून बना रहा है, जबकि कानून कहाँ बनना चाहिए संसद में। तो दोहरे आरोप लग रहे हैं, और इन आरोपों में जो गंभीर आरोप है वो यही है कि एक तो उसने संविधान के इतर जाकर यानी संवैधानिक प्रावधानों का सीधे सीधे उल्लंघन किया, और दूसरी ओर वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर उसके इशारों पर उसके लिए काम कर रहा है। यही बात ये फौजिया शकील कह रही हैं अमलेंदु जी की विपक्ष के नेताओं की शिकायतों को नहीं सुन रहे हैं, उनके साथ बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, यही वो कह रही हैं, और सीधे सीधे जो है वो कह रही हैं कि भाई ये गलत जो बर्ताव है वो कर रहा है और अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उनका भी जवाब नहीं दे रहा है। हाँ। फिर वो आगे कहती हैं कि अब दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं जो डिलीशन के बारे में है। पेज 4 पर मीलॉर्ड्स को याद होगा कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे। मीलॉर्ड को याद होगा कि जिन लोगों ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए थे उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया था, मृत, माइग्रेटेड या डुप्लीकेट। हमें नहीं पता कि इन लोगों के नाम हटाने से पहले चुनाव आयोग ने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया था। उन्हें नाम हटाने से पहले प्रोसेस फॉलो करना था। गलत तरीके से हटाए गए व्यक्ति को क्लेम फाइल करने की इजाजत देना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। मीलॉर्ड्स यही प्रोसेस बाहर राज्यों में चल रहा है। नई गाइडलाइन कहती है कि बीएलओ एम्यूनरेशन फॉर्म जमा ना करने का सही कारण लगाने के लिए जांच करेंगे। इस जांच को करने का तरीका या प्रोसेस पता नहीं है। 16 तारीख को इन सभी राज्यों के लिए ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं इन राज्यों में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाएंगे। अब बात यह है कि पेज 4 पर हमारे पास सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा ना करने पर रजिस्टर्ड वोटर का नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल ना करने का मामला है। असल में यही ज्यादातर डिलीशन का आधार है। मैनुअल में बताया गया डिलीशन से पहले के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है। जी ये फौजिया शकील सीनियर एडवोकेट जो हैं उन्होंने अभी अपनी बात रखी। जी बिल्कुल, ये वही बात है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से काम किया है सीधे तौर पर, और इस मनमाने तरीके में केवल ऐसा नहीं है कि उसने विपक्ष की बातों को अनसुना कर दिया, विपक्ष की जो शिकायतें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने तरीके से एसआईआर के लिए नियम भी बना लिए और उन नियमों को लागू भी कर दिया। यानी वो संस्था भी बन गई जो कानून और नियम बना रही है, और वो संस्था भी बन गई जो इन कानूनों और नियमों को लागू करने का काम कर रही है। यानी विधायिका का भी काम कर रहा है चुनाव आयोग और कार्यपालिका का भी, और ये दोनों काम करने की उसको शक्ति संविधान ने नहीं दी है, अधिकार नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान ने अधिकार नहीं दिया है, ये साफ तौर पर है। और ये देखा जा सकता है समीर जी कि
मतलब जो चुनाव आयोग कर रहा है जी, उसकी शक्तियों पे ही पूरा सवाल है कि हाँ। ये जो कर रहे हैं आप एसआईआर, ये आप नहीं कर सकते, और अगर आप इसको कर रहे हैं जिस हड़बड़ी में कर रहे हैं, इससे ही समझा जा सकता है कि आपका इरादा जो है वो मेलाफाइड है, यानी कि आपका इरादा दूषित है और आप किसी के इशारे पर यह काम कर रहे हैं। ये तर्क भी एडवोकेट फौजिया शकील की तरफ से एक तरीके से दिया गया है। जी बिल्कुल, और यही बात आज संसद में भी जब बात हो रही थी, चर्चा की शुरुआत हुई, तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अगर चूंकि इस तरीके से व्यापक स्तर पर देश भर में एसआईआर कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, कुछ जगहों पर वो करा सकता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन अगर ऐसा कराया जा रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह संसद के पटल पर रखी जाए, संसद को इसकी जानकारी दी जाए। अब देखते हैं कि जब जवाब आता है सरकार की तरफ से तो इसके जवाब में क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन ये तो बात तय है कि चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है, उन शक्तियों को भी उसने एंजॉय करने की कोशिश की है जो शक्तियां संविधान ने उसको नहीं दी हैं। बिल्कुल समीर जी, वो शक्तियां उसने एक तरीके से एंजॉय नहीं बल्कि उन शक्तियों का अपहरण किया है। जी हाँ, जो शक्तियां उसको हासिल नहीं है। और ये स्पष्ट है कि कोई भी संवैधानिक संस्था संसद की शक्तियों का अपहरण नहीं कर सकती। संसद की अपनी शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्तियां संसद के पास है। जी, लॉ मेकर्स इसीलिए होती हैं कि वो लॉ बनाएं। लॉ बनाने का काम जो है किसी कोई आईएएस आईपीएस या जज साहब नहीं कर सकते। हाँ, तो ये काम लॉ मेकर्स का है, तो लॉ मेकर ही बनाएंगे। उसके लिए बाकायदा संविधान में व्यवस्था है संसद की और विधानमंडलों की, तो वही कानून बना सकते हैं। तो कानून बनाना उनका काम है, तो वही कानून बनाएंगे, आप नहीं बना सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, वो कानून की समीक्षा कर सकता है, लेकिन कानून सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बना सकता। तो चुनाव आयोग तो है क्या फिर? हाँ, चुनाव आयोग को तो जो कानून बना दिया गया है उसके आधार पर चलना है, उसी के आधार पर आपको काम करना है। जी बिल्कुल, कानून बनाने का काम आपका नहीं है, वो काम संसद का ही है, और संसद जो कानून बना दे उसी के अनुसार आपको चलना है। और इसी जो अधिकार मिले हुए हैं संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने के लिए, जो जन प्रतिनिधित्व कानून है उसी के तहत बना है, और उसी के हिसाब से चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया का संचालन करना है, ये संविधान कहता है। लेकिन चुनाव आयोग अपने हिसाब से मतदाता सूची तैयार कर रहा है, किसका नाम जोड़ना है, किसका नाम उस वहाँ से हटाना है, ये चुनाव आयोग अपने हिसाब से तय कर रहा है। ये अधिकार उसके पास नहीं है। देश के नागरिकों को ये वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कोई उसका मताधिकार छीन नहीं सकता है। पर किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये चुनाव आयोग तय कर रहा है। जबकि नागरिकता तय करने का भी अधिकार उसके पास नहीं है, जिसको वो एक तरीके से उस अधिकार का भी वो उसका अपहरण किया है। यहाँ पर संसद की शक्तियों का ही नहीं, बल्कि जो इसीलिए ये जब वकील पाशा बोल रहे थे अमलेंदु जी, उन्होंने पूछा क्या सरकार के समानांतर चुनाव आयोग को भी इस तरह की शक्तियाँ मिली हुई है? तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की शक्तियां चुनाव आयोग को कैसे मिल सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कैसे मिल सकती हैं, ये साफ सी बात है। और ये जो शक्तियां हैं, ये बिल्कुल एक तरीके से समीर जी साफ तौर पर कहा जाए कि ये शक्तियां जो हैं वो चुनाव आयोग जो है उसको हासिल नहीं है जी। संसद को ही जो शक्तियां हासिल हैं, वो संसद की शक्तियां आप हासिल नहीं कर सकते, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग तो हलफनामा देकर कह रहा है कि भाई ये तो शक्तियां हमारे ही पास हैं। तो अब अगर ये शक्तियां आपके ही पास हैं, ये कह रहा है, तो फिर इसी को लेकर सवाल जो है वो उठ रहा है। जी बिल्कुल, सवाल उठ रहा है और इस पर लगातार बहस चल रही है कि क्या अधिकार हैं। जो एसआईआर की घोषणा की है चुनाव आयोग ने, बिहार में उसको पूरा भी कर लिया है, ये कराने का अधिकार उसके पास है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर वो कैसे करा रहा है, उसको एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द किया जाए। ये इस बात को ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, उसी पर अपनी दलीलें दे रहे हैं, अपने तर्क रख रहे हैं। अभी अमलेदु जी केवल जो एसआईआर के विरोध वाली जो याचिकाएं हैं, अभी उन्हीं के वकील बोल रहे हैं। अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई वकील अभी शायद नहीं आए हैं। हाँ। या आज वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, उसको आज मुश्किल लग रहा है समीर जी कि आज वो आएंगे, चूंकि वो अभी तक जो है दूसरे लोगों के ही अभी तक जो आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है
तो अब ये लग रहा है कि आज इसी पे बातचीत होगी जी। और ये मतलब संभव नहीं है कि मतलब आज चुनाव आयोग को मौका मिले और शायद चुनाव आयोग बचना भी चाह रहा है समीर जी। ये भी समझा जा सकता है। हाँ, वो तो हम लोगों ने कई बार देखा कि उनके वकील कभी कह रहे हैं कि दिल्ली में बड़ा प्रदूषण है, मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा, उसके बाद भी हालांकि उनको अनुमति दे दी गई, लेकिन उस दिन उन्होंने उस बहस में कोई तर्क रखा नहीं, कोई भी बात अपनी नहीं रखी। हाँ बिल्कुल, कोई बात रखी नहीं समीर जी, और एक तरह से बचते हुए ही नजर आए, चूंकि वो समझ गए थे कि अब जो है मामला वो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर। हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर हवाई बात तो होगी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर तो आपको सबूत देने होंगे कि भाई ये आपने जो है किया है SIR, इस पर आपको क्या अधिकार प्राप्त है। तो अब वो कैसे बताएं कि संविधान ने उनको कहां से अधिकार दिए? तो अभी तक तो कोई अधिकार वाली बात है नहीं कि उनके पास कोई अधिकार हो जी। तो ये समीर जी अभी तक नहीं समझा जा सकता कि वो मतलब कोई अधिकार की बात कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, कि कैसे कह देंगे कि हाँ जो संसद की पावर है उसको हम दे देंगे, और संसद कानून बनाने के बजाय अब चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को ही दे दिया जाए। और चुनाव आयोग को अगर दे दिया जाएगा तो क्या होगा? चुनाव आयोग अपने हिसाब से बनाएगा। चुनाव आयोग किसके हिसाब से बनाएगा? चुनाव आयोग की जो नियुक्ति कर रहा है, जाहिर सी बात है उनके हिसाब से बनाएगा। और चुनाव आयोग की नियुक्तियों को ही सरकार ने कैसे बदल दिया उसको ये देखने लायक भी है, जहां केवल 3 लोग मिलकर तय करते हैं और उनमें 2 लोग होते हैं जो सरकार के लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी तरफ से नामित एक मंत्री होते हैं, दूसरे विपक्ष के नेता। अब 3 लोग जिसमें है और 2 सरकार के लोग हैं, तो फिर तीसरा उसमें क्या करेगा? उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा ये समझा जा सकता है और समझा जा सकता है नहीं, सारी चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं कि हो क्या रहा है। और चुनाव आयोग, सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इनकी मिली भगत के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। चुनाव आयोग पर जैसे ही कोई आरोप लगते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ जब कोर्ट में कोई जाता है, सीधे बीजेपी के नेता उसका बचाव करने के लिए मीडिया के सामने आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सीधे मीडिया के सामने बचाव करने आए आते हो, संसद में भी बचाव कर रहे हैं। जी हाँ, संसद में भी बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल, संसद में। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी, जब डॉक्टर संजय जायसवाल जो बिहार से आते हैं, बीजेपी के MP, उन्होंने कहा कि इन लोगों को नुकसान है, हमें तो बड़ा फायदा है उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये फायदा किस तरीके से उनको है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा उन्होंने कि भाई हमें तो बड़ा फायदा है इससे। अब ये फायदा क्या है? फायदा भी अगर वो बताते तो बहुत अच्छा रहता है कि भाई फायदा आप क्या बता रहे हैं, किस तरीके से फायदा है, लेकिन वो फायदा आपको है ये तो स्वीकार कर लिया एक तरीके से बीजेपी ने कि भाई SIR से फायदा, लेकिन SIR से फायदा आपको किस तरीके से, ये समीर जी है वो नहीं बताया गया उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, ये उनकी तरफ से नहीं बताया गया। हालांकि संसद में इस पर बहस लोकसभा में आज चल रही है और अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी बात रखी और उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से SIR को लेकर क्या कुछ हो रहा है उस पर बताया, और कई जगहों के उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं। खास तौर पर ये जिस तरह से जो हड़बड़ी दिखाई जा रही है इसकी चर्चा भी हो रही है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी में दिख क्यों रहा है, अमलेंदु जी। और ये देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो मसला आया ही कि पहले भी आया कि आखिर आप करवाइए, है नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता में प्रायोरिटी बेसिस पर उस केस को सुनने की शुरुआत हुई, लंबा भले खिंचता चला गया, लेकिन आप उसका इंतजार तो कर लेते कि क्या कुछ हुआ, पर इंतजार नहीं किया। लेकिन एक और भी बात है कि अगर इंतजार नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से उनको एक तरह से माना जाए कि चुनाव आयोग को आजादी दे दी। हाँ, क्या आप आगे बढ़ते रहिए, हम सुनते रहेंगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह मान लीजिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए कि ये SIR असंवैधानिक है जी, चुनाव आयोग को शक्तियां प्राप्त नहीं, और यही आना है फैसला। हाँ जी हाँ, मतलब अगर कानून के तहत आता है तो यही आएगा जी। बाकी अगर आस्था से आता है तो आस्था से कुछ भी आ सकता है जी, आस्था से तो बहुत फैसले आए हैं अदालतों के भी जी। तो लेकिन अगर कानून के अनुसार आता है तो यही आएगा कि भाई चुनाव आयोग को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है कि वो कानून बना सके। तब फिर बिहार का जो चुनाव हो गया इस SIR की लिस्ट के आधार पर, उसका क्या होगा फिर? वो बिल्कुल
ये बड़ा सवाल है। क्या होगा? आखिर उसका फिर क्या होगा? क्या फिर वो भी आप कहेंगे कि असंवैधानिक सरकार है, चलती रहेगी असंवैधानिक सरकार, जैसे महाराष्ट्र में चलती रही? क्या आपने कह दिया महाराष्ट्र में सरकार जो है असंवैधानिक है लेकिन चलती रहेगी? चलती रही। तो क्या फिर ये बिहार की सरकार भी असंवैधानिक होकर चलती रहेगी? ये बड़े सवाल समीर जी हैं। जी बिल्कुल, ये बड़े सवाल है, लेकिन वही है कि इनके बीच में चुनाव आयोग अपने किसी भी कार्यक्रम को उसने रोका नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहता रहा कि हमें नागरिकता तय करने का भी अधिकार है, सारी चीज़ें हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया। उसने बिहार में पूरी चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली। पर दूसरे राज्यों में, और यही उसका कॉन्फिडेंस था कि उसी दौरान, जब बिहार में तब तक चुनाव हुए नहीं थे, उसी दौरान उसने 12 राज्यों में घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। हालांकि उसके पहले ऑफ द रिकॉर्ड अखबारों में खबरें छप रही थी कि चुनाव आयोग पूरे देश में कराएगा, लेकिन 12 राज्यों में ही उसने कराया। और फिर ये पूछा गया कि भाई अब इन 12 राज्यों में क्या ज़रूरत है, आप पूरी हो जाने दीजिए सुनवाई को। 12 राज्यों में एक अलग समस्या आ गई कि वहाँ BLOs पर दबाव बनाया जा रहा है कि महीने भर के भीतर आपको ये करना है। अब चुनाव आयोग कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है, या चुनाव आयोग किसी बड़े जो विपक्ष के आरोप है कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत काम कर रहा है? यही सारी आशंकाएं ये बता रही हैं कि चुनाव आयोग इतनी जल्दीबाजी में क्यों दिखाई पड़ रहा है। अगर वो केवल उसका जो चुनाव आयोग का दावा है, चुनाव आयोग की मंशा, जो खुद मुख्य चुनाव आयुक्त तो कई बार बता चुके हैं कि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो शुद्धिकरण में आप इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है। शुद्धिकरण के लिए अशुद्ध तरीका क्यों अपना रहे हैं? जी हाँ, शुद्धिकरण आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप अशुद्ध तरीका, दूषित तरीका आप क्यों अपना रहे हैं? जी हाँ। और आपकी भावना दूषित क्यों है? बिल्कुल, एक शुद्धिकरण के काम के लिए आपकी भावना भी दूषित दिखाई पड़ रही है, तो ये भी है समीर जी। तो दूषित भावना से आप शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए फिर सवाल उठा कि भाई जो आपने कहा था शुद्ध सूची है, तो शुद्ध सूची में मृत लोगों के नाम कैसे हैं? और जिंदा लोग जो हैं वो सूची से बाहर कैसे हो गए? मृत बताकर। तो ये सवाल है। और जो आपने मृत बताकर जिंदा लोगों को बाहर कर दिया, उनमें से लोग जो थे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए जी। योगेंद्र यादव ने ले आके प्रस्तुत कर दिया कि देखिए साहब ये लोग ये जिंदा हैं, लेकिन इनको मृत बता दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं समीर जी। तो हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने भी बहुत गंभीर सवाल जो थे चुनाव आयोग से पूछे थे, जस्टिस जयमाल्या बागची ने भी पूछे थे। और सबसे बड़ा सवाल जो था वो तो जब ये याचिका गई थी पहले दिन, और उस समय अवकाशकालीन खंडपीठ थी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की, तो जस्टिस धूलिया ने साफ तौर पर कहा था कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट आपने मांगे हैं ये तो मैं भी नहीं दे सकता। जी हाँ, औरों की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो मैं भी नहीं दे सकता। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नागरिकता जांचने का काम आपका नहीं है। नागरिकता जांचने का काम जो है ये गृह मंत्रालय का, उसे करने दीजिए, ये आपका काम नहीं है। अब वही पूछा जा रहा है कि क्या सरकार के पैरेलल शक्तियां मिली हुई हैं चुनाव आयोग को भी? तो अब यही तय होना है कि क्या सरकार के पैरेलल उसको शक्तियां मिली हैं, क्या संसद की शक्तियां भी उसको मिल गई हैं, और फिर अगर इतनी मिल गई हैं तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट की भी शक्तियां दे दी जाए, यानी जुडिशरी की भी शक्तियां दे दी जाए, और फिर घोषित कर दिया जाए कि सबसे बड़ी संस्था जो है वो संविधान में चुनाव आयोग ही है। क्योंकि चुनाव आयोग तो कह ही चुका है कि वो न्यू इलेक्शन कमीशन है। तो क्या न्यू इलेक्शन कमीशन यही है कि जिसके पास विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सारी शक्तियां दे दी गई हैं? बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर समझा सकता है कि सारी शक्तियां अगर आप ही को दे दी गई हैं और सब कुछ आप ही के पास है, तो वो मोदी जी को हटाया जाए, ज्ञानेश कुमार जी को ही सरकार सौंप दी जाए। फिर क्या जरूरत है मोदी जी की सरकार चलाने की? जब सारे काम सरकार के आप ही कर लेंगे, कानून भी आप ही बना लेंगे, एग्जीक्यूट भी आप ही कर लेंगे, सब कुछ आप कर लेंगे, तो फिर मोदी जी की जरूरत क्या? फिर ज्ञानेश कुमार की ठीक है, फिर ज्ञानेश कुमार जी को ही सरकार सौंप दी जाए जी। तो क्या इस तरफ बढ़ना चाहता है चुनाव आयोग समीर जी? ये भी सवाल है कि क्या मोदी जी को हटा के ज्ञानेश कुमार जी और प्रधानमंत्री का कार्यभार भी लेना चाहते हैं क्या? हाँ, अगर के वो समानांतर सरकार मतलब ये तो शक्तियां वो ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि वो भी ले सकते हैं या लेने की तैयारी कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि उनको मिल जाए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो हल्की फुल्की बातें हैं। पर गंभीर बात यह है कि चुनाव आयोग ने किस तरह से आर्टिकल 327 के तहत जो शक्तियां संसद को मिली हैं चुनाव से संबंधित नियम और कानून बनाने की, उसको कैसे उसने उनका अपहरण कर लिया, उन शक्तियों को खुद कैसे ले लिया और चुनाव से संबंधित उसने नियम बना डाले। ये सवाल बहुत बड़ा है। कई सारे सवाल हैं कि और कैसे क्यों इतनी हड़बड़ी कर रहा है, उसका अभी ये मामला तय होना है कि ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन वो पूरे देश में कर रहा है।
तो आखिर वो इतनी जल्दबाजी में क्यों दिखाई पड़ रहा है? बहुत सारे चीज़ें हैं। तो आगे क्या कुछ हुआ उस अमलेंदु जी, कुछ इसके बाद भी कोई और दलील दी गई है? अभी समीर जी, दोनों जजेस जो आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। हाँ। तो अभी दलीलें रुकी हुई हैं जी। तो जब वो कुछ दलील दी जाती है तब देखते हैं, तो गहन चर्चा जो है वो हो रही है। हाँ। हो सकता है कि अब इस पर डेट आ जाए अगली कोई, या अभी चूंकि फैसला तो इसलिए नहीं आ सकता चूंकि अभी चुनाव आयोग की दलीलें नहीं आई। हाँ, अभी तो उनकी तरफ से तो पेश ही नहीं हुए आज वकील। तो इसलिए जो है ये और भी जो है वो आ सकती हैं जी। और इसको लेकर अब जो दलीलें दी गई हैं उन पर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है जजेस के बीच में, क्या कुछ कैसे इसको देखा जाए, लिया जाए, और वो भी इस बात को देख रहे हैं। पिछले जो सुनवाई लगातार हो रही है, खासकर जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने ये सारी बातें रखी। अच्छा, उसके पहले अमलेंदु जी जब सुनवाई शुरू हुई थी तब योगेंद्र यादव ने जो बातें रखी थी तो जजेस भी सुनकर उसको हैरान हो गए कि क्या कर रहा है चुनाव आयोग। बिल्कुल हैरान हो गए थे। और ये जस्टिस सूर्यकांत के ही शब्द थे कि मिस्टर यादव, हाँ। आपने बड़ी मदद की है मामले को समझने में जी। तो ये समीर जी हुआ। लेकिन जब जस्टिस गवई के ऊपर वो जूता फेंकने वाली घटना हुई समीर जी, हाँ। उसके बाद से देखा जा रहा है कि एकदम से भाव भंगिमा जो है वो बदली हुई है तमाम लोगों की। तो ये जो भी हुआ हो, लेकिन क्या इसमें वो जूता फेंकने का कोई संबंध जो है इस SIR से भी था क्या? ये भी शंकाएं उठती रहती हैं इस तरीके की। हालांकि उसका होना नहीं चाहिए, लेकिन ये शंकाएं तो शंकाएं हैं, किसी भी तरीके की उठ सकती हैं समीर जी। जी बिल्कुल। अब कोई घटना होती है, कोई प्रतिक्रिया होती है, उसके सूत्र तार जुड़ते ही जाते हैं, लेकिन उनका कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। पर अब ये देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देता है। जिस तरह से ये दलीलें दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी लगा है कि ये सही बातें कही जा रही हैं कि कैसे चुनाव आयोग संसद की शक्तियों को लेने की कोशिश कर रहा है और ले चुका है। SIR के तहत उसने जो नियम बनाए हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट तय किया है, ये सब उसके दायरे में ये सारे काम नहीं आते हैं, लेकिन उसने किया है। दूसरी ओर इसका कोई बहुत लॉजिकल एक कह लीजिए कि जो विरोध होता है वो चुनाव आयोग के वकील दर्ज भी नहीं करा पाए हैं इस खंडपीठ के आगे अमलेंदु जी। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो बातें थी उनसे कहीं से नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा वो कन्विंस करने वाली दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल कोई कन्विंस करने वाली नहीं है। सिर्फ इसके कि साहब ये ADR यहाँ क्यों आ गया, हाँ। और हमने किया और हमने जो है ऐसा किया, हमने कानून का पालन किया। तो कानून का पालन कहाँ किया? कौन से कानून का आपने पालन किया? वो कानून बताइए जिस कानून का आपने पालन किया। बिल्कुल है ना। आपको कानून बनाने की शक्तियां तो है नहीं, लेकिन आपने कानून बना लिया अपने आप। तो अगर आपने कानून बना लिया तो इस पर तो सवाल उठेंगे ही। तो अगर आपके पास कानून बनाने की शक्तियां हैं तो बताइए, आपके पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून बनाने की शक्तियां हैं? जी बिल्कुल। अब ये बातें रखी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कैसे चुनाव आयोग ने ये सारे काम कर लिए। संसद की शक्तियां भी ले रहा है वो, विधायिका की भी, यानी विधायिका की भी, कार्यपालिका की भी, और अब न्यायपालिका ही बची है। आंख तो दिखाने ही लगा है न्यायपालिका को। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आंख दिखाई है, यानी उसके आदेशों की अवहेलना की है, चुनाव आयोग की अवहेलना की है, कंटेम्प्ट किया है। कोई दूसरा होता अमलेंदु जी, कोई दूसरा केस होता और एक पार्टी उसमें उसी मामले में इस तरह से आगे बढ़ रही होती, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता, क्या करने देता? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल है समीर जी। और आपको याद होगा कि जस्टिस धूलिया ने उस समय टिप्पणी भी की थी कि आप समय इसलिए चाहते हैं ताकि एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाए, फिर आप समझते हैं कि कोई अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये उसमें तो कामयाब हो, एक तरीके से हो गया, मतलब चुनाव आयोग बिहार के मामले में तो। लेकिन बाकी राज्यों में भी क्या इसी तरीके से कामयाब हो जाएगा, ये सवाल है। और चूंकि साफ तौर पर आरोप भी लग रहे हैं समीर जी कि ये भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, हम नहीं कह सकते। जी हाँ, ये विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये सीधे बीज भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन के तौर पर काम कर रहा है, ऐसे आरोप लगे हैं। और चुनाव आयोग चूंकि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, विपक्ष ने किस तरह से पूरा जो मतदान के दौरान धांधली हुई है और कई सारी सीटों पर, एक दो जगह नहीं बल्कि तमाम सीटों पर, उसके बाद ये SIR की जो प्रक्रिया है इसमें किस तरह से धांधली की जा रही है, सारी चीजें सामने रख दी हैं। लेकिन चुनाव आयोग कुछ मान नहीं रहा है, विपक्ष को वो झूठा बता रहा है।
वो बार बार ये साबित कर रहा है और किस तरीके से इग्नोर कर रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है अमलेंदु जी, लेकिन उन्होंने जब वहाँ अलंद सीट का एक पूरा तैयार किया था, जो पूरी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उस पर जब मुख्य चुनाव आयुक्त जवाब देने आते हैं तो नाम नहीं लेते हैं, नाम नहीं लेते हैं। इस तरीके से विपक्ष को इग्नोर करना अब ये दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष कहेगा ही कि आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं। SIR के दौरान बिहार में जब किया गया, सीधे सीधे ये कहा जा रहा था कि क्या कुछ हो रहा है, वो चीजें अक्षरशः साबित हुई कि इतने लोगों को हटा दिया जाएगा, हटा दिए गए, इतने जोड़े जाएंगे, जोड़ दिए गए, और फिर यह भी बताया गया कि रिजल्ट क्या होगा, वही रिजल्ट दिखाई पड़ गया। 90% स्ट्राइक रेट उस पार्टी का जो 20 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, जिसके पास आगे के लिए कोई योजना नहीं है। बिल्कुल आगे के लिए कोई योजना नहीं है और एक तरह से बुरी तरीके से घिरी हुई है। हाँ। और जनता में काफी ज्यादा नाराजगी है। मंत्री जो है वो सड़कों पे दौड़ाए जा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद जो है वो जो दौड़ाए गए मंत्री वो 50,000 80,000 चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीते हैं। उप मुख्यमंत्री तक जो है, जी हाँ, जो मतलब खुद कह रहे थे कि गुंडा राज है। हाँ। जो उप मुख्यमंत्री बता रहे थे गुंडा राज है, वो भी जो है भारी मतों से जीत कर आ रहे हैं। तो आखिर और ऐसा केवल एक जगह नहीं, जब पिछले अभी महाराष्ट्र में हुआ वहां भी यही थी, हरियाणा में यही स्थिति थी। तो ये इन सारी चीजों को देखते हुए ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे, और ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इग्नोर करता रहा, विपक्ष की कोई बात नहीं सुना, तो मजबूरन लोगों को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। और हाँ, इन्हीं सब के बीच जब वो SIR ले आया, SIR बिहार में जब लाया, इसकी घोषणा की चुनाव आयोग ने, तभी विपक्ष ने कहा था कि उसकी जो पूरी मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने के उसके तमाम तरीके जो हैं वो सबकी निगाह में आ चुके हैं। अब वो एक नया तरीका अपना रहा है, और वही हुआ अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल हुआ। और समीर जी, इस बीच एक वकील साहब जो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई मैं बिहार पे जो है वो बात करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा CGI ने कि भाई साहब बिहार पे ही चर्चा चल रही है और तो बिहार पे ही समीर जी चर्चा चल रही है। और इसके बाद जो है अब ये मैटर जो है समीर जी, ये जो है परसों जो है ये इस पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। और एक वकील जो है उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के पहाड़ी आदिवासी इलाकों में बहुत ज़्यादा वोटर हैं और कट ऑफ परसों है, यानी 57 लाख लोगों ने अभी तक अपने फॉर्म नहीं दिए, तो 57 लाख लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, ये समझाए। तो CGI ने कहा कि अगर पहाड़ी इलाके हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते, तो राज्य सरकार से मदद मांगे। तो चुनाव ने कहा लेकिन अगर 99% से ज्यादा फॉर्म मिल गए हैं और अपलोड हो गए हैं, तो CGI ने कहा कि हमेशा 99% वाले रटे रटाए जवाब देने से काम नहीं चलेगा, कि प्रेस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण आज मतलब टिप्पणी ने खुश कर दिया। जी हाँ, यानी उनको भी ये लग रहा है कि चुनाव आयोग के पास केवल रटे रटाए जवाब है। अच्छा, सब जगह वही फॉर्मेट है, सब जगह। आपने देखिए अमरेंदु जी, बिहार के जब रिजल्ट आए वो सोशल मीडिया पर वो सूचियां, हालांकि वो फर्जी नहीं थी, वो हम लोगों ने भी चेक किया, कई लोगों के बराबर वोट मिले, बिल्कुल बराबर। अब पूर्वी बिहार में, दक्षिण बिहार में एक बराबर वोट कैसे मिल रहा है चुनाव आयोग बताए। लेकिन चुनाव आयोग अब सब जगह वो 90% पूरा कर लेता है, 10% छोड़ देता है, 1-2 दिन के बाद उसको भी पूरा कर लेता है। बिल्कुल यही तो बड़ी एक रोचक टिप्पणी, लेकिन बड़ी गंभीर टिप्पणी रही है। बहुत बड़ा तंज चुनाव आयोग को लेकर है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बड़ा समीर जी ये तंज है सुप्रीम कोर्ट का। और ये बहुत गंभीर, मतलब आखिर में जो टिप्पणी है CGI की वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमेशा जो है 99% वाला रटा रटाए जवाब देने से काम नहीं चलेगा, इस पर ध्यान दीजिए जी, है ना। आगे मतलब यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कीजिए। इसको इस तरीके से भी समीर जी देखा जा सकता है, आम सामान्य बोलचाल की भाषा में। जी बिल्कुल, इसको आम बोलचाल की भाषा में इसी तरीके से। और यही बात यही है ही, उनको ये बताया गया कि आप एकदम रटा रटाया जवाब लेकर आते हैं, कुछ तो होमवर्क करके आइए, कुछ तो सही बात बताइए, तथ्यों पर के आधार पर बताइए। आप 90% क्या होता है संख्या बताइए। लेकिन संख्या कहाँ बताता है अमलेंदु जी, जब चुनाव मतदान होते हैं, मतदान के परसेंट बताए जाते हैं, और उसमें नहीं बताया जाता कि आखिर कितने लोगों ने वोट दिया है। और यही मांग की जाती है। और आज जब लोकसभा में बहस चल रही थी, तब मनीष तिवारी ने भी यही कहा कि आखिर हमको जो रीडेबल फॉर्मेट है वो क्यों नहीं दिया जाता, मतदाता सूची जो आप बना दे रहे हैं वो हम पढ़ सके, उस लायक आप उसको क्यों नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब फिर से अब इसका मतलब परसों यानी गुरुवार को अब इस पर सुनवाई जारी रहेगी।
जी बिल्कुल, गुरुवार को इस पर सुनवाई जारी रहेगी और गुरुवार को जब इस पर सुनवाई होगी तो उसको भी हम लोग बताएंगे जी हर पल क्या क्या गुरुवार को जब सुनवाई इस पर शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट रूम से, यानी 1 नंबर कोर्ट रूम है, चीफ जस्टिस की बेंच है और उसमें 2 सदस्यीय खंडपीठ है। इसमें जब सुनवाई शुरू होगी गुरुवार को, तो एक बार फिर आपके सामने कोर्ट रूम से लाइव सारी जानकारी, जो कुछ वहाँ बहस हो रही है, जो कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं, जो कुछ वहाँ हल्के फुल्के माहौल की बातें हो रही हैं, उन सब पर आपको जानकारी देंगे। और इधर बीच लोकसभा में चर्चा SIR पर चल रही है, वो भी आप DB लाइव के हमारे इस चैनल पर आप देख सकते हैं क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। और अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। गुरुवार को फिर जुड़ेंगे कोर्ट रूम से ही, जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी वहाँ पर SIR को लेकर। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।